मेरी पिछली वीडियो में मैंने तुमसे ये कहा था कि हम एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि डायनासोर्स एग्जिस्ट नहीं करते। और वो कहानी शुरू हुई थी एक ऐसे दिन से जिस दिन धरती ने खुद को रीसेट किया था। आज हम उस दिन को डिटेल में देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। This is a breaking news update. Scientists confirm a massive asteroid is on a direct collision course with the planet. $66 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 66 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड ने धरती को हिट किया था और उस इंसिडेंट ने हमारे इतिहास की पूरी दिशा बदल दी। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एस्टेरॉयड लगभग 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा था। और मैं तुम्हें कंपैरिजन के लिए बता दूं कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 8.8 किलोमीटर के आसपास है। तो तुम शायद से अब इमेजिन कर पा रहे होगे कि ये कितना बड़ा एस्टेरॉयड रहा होगा। तो तुम सोच के देखो कि कोई इतनी बड़ी चीज, इतनी विशालकाय चीज स्पेस से आके धरती पे 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराए। और उस इम्पैक्ट की जो लोकेशन थी वो आज के टाइम के मेक्सिको के अराउंड है, जिस जगह को आज हम जानते हैं चिकसुलुप क्रेटर के नाम से। और वो एटॉमिक बम्स के बराबर एनर्जी रिलीज हुई थी इस एक्सप्लोजन से और हजारों किलोमीटर तक सब कुछ इसने अपनी राह में चपटा कर दिया था। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, मेगा सुनामीज आ गई, जंगलों में आग लग गई, वाइल्ड फायर हर जगह फैल रही थी। जो उस टाइम के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था वो अचानक से स्पाइक हो गया। लेकिन कहानी यहाँ पे सिर्फ शुरू हुई है। इम्पैक्ट के बाद कुछ अलग दृश्य देखने मिला। इम्पैक्ट के जस्ट बाद में इतनी सारी डस्ट, इतना सूट, इतना वेपोराइज्ड रॉक्स आसमान में चले गए, एटमॉस्फेयर को कवर कर लिया कि पूरी सनलाइट धरती के चेहरे से वाइप ऑफ हो गई। सब कुछ ब्लॉक हो गया। महीनों तक, पॉसिबली सालों तक धरती के ऊपर सनलाइट रीच ही नहीं हो पा रही थी। और इस चीज़ को साइंटिस्ट अपनी भाषा में कहते हैं इम्पैक्ट विंटर। और सनलाइट ना आने की वजह से फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट रुक गया था। प्लांट्स मरने लगे। और तुम्हें पता ही है कि जब प्लांट्स खत्म होंगे तो सारे हर्बीवोर्स एक साथ मरने लगेंगे। पूरा का पूरा फूड वेब हिल के रह गया। हर्बीवोर्स भूख से मर रहे थे, कार्निवोर्स भी मरने लगे क्योंकि हर्बीवोर्स बचे ही नहीं। जो स्कैवेंजर्स थे वो बचा कुचा खाना खा के कैसे तैसे रह रहे थे। पूरे की पूरी फूड वेब जो है वो कोलैप्स हो चुकी थी। ओशंस में भी कोलैप्स हुआ। मरीन इकोसिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका था। लगभग 75% से ज़्यादा स्पीशीज़ वहाँ की भी जा चुकी थी। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस बात को तुम्हें बताया था कि इस इवेंट को हम कहते हैं क्रिटेशियस पैलोजीन एक्सटिंक्शन। और जो डायनासोर्स मिलियंस ऑफ ईयर से डोमिनेट कर रहे थे इस धरती को, वो पलक झपकते ही गायब हो गए। और पता है यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो एक्सटिंक्शन था वो हर स्पीशीज़ का नहीं हुआ। कुछ स्पीशीज़, कुछ चीज़ें बच गई। यानी ये जो एक्सटिंक्शन था ये टोटल वाइप आउट नहीं था। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर बचा कौन, कौन रह गया? तो बचा वो जो अडेप्टेबल था, जो छोटा था, जो कम खाने में सर्वाइव कर सकता था, जिसको ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो बरोज में अंडरग्राउंड डिग करके भी रह सकता था, जो हाइबरनेट कर सकता था। ऐसी चीज़ें बच गई। और उनमें से एक ग्रुप था मैमल्स। उस टाइम पे मैमल्स जो थे वो मेन कैरेक्टर नहीं थे, वो साइड कैरेक्टर थे। लेकिन एक्सटिंक्शन ने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ दी जो कि थी इकोलॉजिकल स्पेस। हमें टाइम मिला, हमें स्पेस मिली ग्रो करने के लिए। कंपटीशन जो है वो ना के बराबर हो गया। नीशेस जो है वो खाली हो गई। और जब ये इकोसिस्टम जो है वो रीसेट होता है ना, तब नेचर जो है वो डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देती है, तब इवोल्यूशन होने लगता है। फिर क्या होना था? मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद क्लाइमेट्स इवॉल्व हुए, फिर होमिनीज हुए, फिर होमोसेपियंस हुए और लास्ट में हम। लेकिन इस जगह पे हम एक साइंटिफिक नुआंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एस्टेरॉयड था वो एक प्राइमरी ट्रिगर था। लेकिन इसके अलावा भी उस टाइम पे धरती पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। हमारी अर्थ जो है वो उस टाइम पे ऑलरेडी एक अनस्टेबल फेज में थी। इंडिया के डेक्कन ट्रैप्स रीजन के अंदर बहुत मैसिव वल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। और ये इरप्शंस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर हार्मफुल एंड टॉक्सिक गैसेस को रिलीज कर रहे थे। अर्थ ऑलरेडी एक अनस्टेबल फेज के अंदर थी। क्लाइमेट जो है वो ऑलरेडी स्ट्रेस में था। तो शायद से जो एक्सटिंक्शन है वो एक सिंगल पंच नहीं था, बल्कि एक सीरीज ऑफ इवेंट थी, एक कास्केड सिस्टम था। और इस चेन रिएक्शन को एक फाइनल ब्लो मिला उस एस्टेरॉयड के आने से। अब तुम एक पल के लिए इस बात को सोच के देखो कि जो डायनासोर्स थे उन्होंने इस धरती पर 160 मिलियन सालों तक राज किया। लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं, हमें तो मुश्किल से 2 लाख साल हुए इस धरती पे आए हुए।
तो जो डायनासोर्स थे उनको तो ये लगा होगा कि उनकी जो डोमिनेंस है वो परमानेंट है, लेकिन प्रकृति का जो नियम है वो कुछ अलग है। प्रकृति जो है वो डोमिनेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करती, वो रिजेक्ट कर देती है डोमिनेंस को, क्योंकि डोमिनेंस जो है वो टेम्पररी चीज़ है। लेकिन अडेप्टेबिलिटी जो है वो अलग मैटर है, वो एक परमानेंट एडवांटेज हो सकता है। और हमें इस बात से ये भी सीखने मिल रहा है कि जो एक्सटिंक्शन है वो परमानेंट डैमेज नहीं होता, वो कंप्लीट वाइप आउट नहीं होता, बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है बाकी अलग स्पीशीज़ के लिए। क्योंकि अगर वो एस्टेरॉयड नहीं आता तो ये हाईली अनलाइकली है कि हम लोग एग्जिस्ट कर रहे होते कि मैमल्स की ये जो डोमिनेंस है वो आई होती, और बिना इस मैमल डोमिनेंस के जो कॉम्प्लेक्स प्राइमेट एवोल्यूशन है वो भी लगभग इम्पॉसिबल होता। तो जो हमारी ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस है वो भी नहीं आ पाती। तो यानी कि कुछ भी गारंटेड नहीं होता, कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। तो जब भी तुम अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हो तो तुम सिर्फ अपने पेरेंट्स तक मत जाओ, अपने परदादा दादा तक मत जाओ, सिर्फ 2 लाख साल पीछे मत जाओ, बल्कि तुम 66 मिलियन ईयर्स अगो जाओ। एक कॉस्मिक रॉक, एक प्लैनेटरी विंटर, एक इकोलॉजिकल कोलैप्स और उसके बाद का स्लो रिकवरी। तुम सिर्फ ह्यूमन इवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं हो, बल्कि तुम इस प्लैनेटरी कैटास्ट्रॉफी का रिजल्ट हो। यू एंड आई एग्जिस्ट बिकॉज अर्थ वंस ऑलमोस्ट डाइड। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है। डायनासोर्स के बाद में मैमल्स को अपॉर्चुनिटी मिली, मैमल्स का राइज तो हुआ, लेकिन जो ह्यूमंस का राइज था वो इतना स्मूथ नहीं था, बल्कि एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे ह्यूमंस भी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए थे, जब हमारी संख्या भी सिर्फ कुछ चुनिंदा हजारों तक रह गई थी। और अगर वो फेज सर्वाइव नहीं हो पाता तो शायद उस एस्टेरॉयड से बचने के बाद भी हमारी स्टोरी का तो दी एंड हो चुका होता। और वो जो कहानी है वो और भी ज़्यादा अनसेटलिंग है, वो और भी ज़्यादा यूनिक है।